हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अटैकर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं। हम लोग 8 चैप्टर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 करेंगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्यन अम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर कर चुके हैं। यदि आपने उन चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो है 4-5 तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाता है, आंसर सेम रहता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, या मौर्यों के असैनिक तथा सैनिक शासन के प्रबंधन पर नोट लिखिए, या चंद्रगुप्त मौर्य के नागरिक और सैनिक शासन प्रबंधन का वर्णन करो, या मौर्यकालीन शासन प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना की करो, या मौर्य शासकों के अधीन नागरिक और सैनिक प्रशासन का वर्णन करो। तो हमने देखिए एडमिनिस्ट्रेशन देखना है मौर्यन एम्पायर का। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का मैप है, 290 बीसी का ये मैप है। तो देखिए यहाँ पर इसमें की दी गई है मैप की। तो जैसे चंद्रगुप्ताज बिल्ट लेक, तो यहाँ पर एक सुदर्शन लेक है ये, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद है चंद्रगुप्त एंसेस्ट्री, तो यहाँ पर इसके एंसेस्ट्री, इसके जो पूर्वज रहे हैं। फिर देखिए इसकी कैपिटल, यहाँ पर ये पाटलिपुत्र कैपिटल थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इसका जो डेथ प्लेस था ये यहाँ पर देखिए श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटका में पड़ता है। यहाँ पर इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। इसने संथारा किया था। जैन धर्म में एक संथारा होता है जिसमें भूखे प्यासे रहकर प्राणों का त्याग किया जाता है, वो इसने किया था। फिर देखिए जो ये येलो कलर से जो ये हाईलाइट है, ये इसका पूरा साम्राज्य था मौर्यन एम्पायर का। तो ये था इसका एम्पायर। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब इससे प्रभावित जो क्षेत्र है, यहाँ तक इसका प्रभाव था। तो देखिए मौर्यन एम्पायर ने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था अपना वो 4 भागों में इसने बांटा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें जैसे उत्तर का एरिया अलग था, पश्चिम का अलग था, दक्षिण का अलग था, इस तरीके से। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो शासन है मौर्यकालीन शासन को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक भाग में हम लोग नागरिक प्रशासन पढ़ेंगे, दूसरे में हम लोग सैनिक प्रशासन पढ़ेंगे। देखिए जो नागरिक प्रशासन है वो किस तरह से था। आज के टाइम पर जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, इसके बाद ब्लॉक पर होती है, सबसे बाद में विलेज लेवल पर होती है। इसी तरीके से उस टाइम पर भी ऐसा ही सिस्टम था। मौर्यंस के टाइम पर एक केंद्र में शासन होता था जिसको चलाया जाता था किसके द्वारा, राजा के द्वारा, और राजा की मंत्री परिषद होती थी जो उसकी हेल्प करती थी। केंद्र के बाद देखिए प्रांतीय शासन होता था। पूरा जो साम्राज्य था उसको 4 भागों में बांटा गया था, पूर्वी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी प्रांत। तो सबसे पहले सेंटर में केंद्र सरकार होती थी, उसके बाद प्रांतीय शासन, इसके बाद होता था जिला प्रबंधन। जिला प्रबंधन में देखिए एक तो नगर अध्यक्ष होता था। आज के टाइम पर जैसे डीसी होता ना, उस टाइम पर नगर अध्यक्ष होता था। इसके नीचे होती थी 6 समितियां होती थी। इसके अलावा परिषद में ये समिति देखिए शिल्पकला समिति, विदेश विभाग, जनगणना, व्यापार, उद्योग, कर, इनका काम क्या होता था। शिल्पकला का काम, जो शिल्पकार हैं उनके साथ भाई कोई गलती ना हो जाए, यदि कोई उनके
उनसे काम करा कर या उनसे कोई सामान लेकर के उनकी जो मतलब फीस बनती है या उनका जो वेतन है वो ना दे, उसको उसकी देख रेख करना विदेश विभाग का काम होता था। भाई कोई विदेशी आ रहा है उसके लिए खान पाने की सुविधा या उसके रहन सहन की सुविधा उपलब्ध कराना। यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शरीर को दफनाना या जलाना और उनके घर जो है इन्फॉर्म करना। जनगणना समिति का काम होता था जनगणना करना, भाई रिकॉर्ड रखना कि उस कितने लोग पैदा हुए हैं, कितने मरे हैं, इस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। व्यापार समिति का काम होता था कि भाई बाज़ार पर कंट्रोल रखना या जो माप तोल के जो पैमाने हैं या बट्टे हैं उनमें कोई धोखाधड़ी न करे, उस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उद्योग समिति होती थी, जो छोटे मोटे उद्योग होते थे उस टाइम पर हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी, उसको कंट्रोल रखना। या कोई मिलावट कर रहा है तो उस चीज़ के ऊपर भी कंट्रोल करना और उसके ऊपर जुर्माना वगैरह लगाना। फिर देखिए कर समिति होती थी, उसका काम होता था जो सेल परचेज की चीज़ें होती थी उस टाइम पर उन पर टैक्स लगाना। यदि कोई टैक्स नहीं देता है तो उसके ऊपर फिर क्या नाम है जुर्माना वगैरह लगाना। इसके बाद देखिए इसके नीचे होता था ग्राम प्रबंधन। फिर गांव लेवल पर शासन होता था। गांव क्या है जो सबसे छोटी इकाई होती थी उस टाइम पर, और इसका जो मुखिया होता था उसको ग्रामक तथा ग्रामीणी बोला जाता था। फिर पंचायत लेवल पर भी काम होता था। हर एक गांव में राजा का एक आदमी होता था जिसको ग्राम भोजक कहा जाता था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वित्त का प्रबंधन उस टाइम पर कैसे होता था। तो देखिए उस टाइम पर भूमि कर लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था ये टैक्स, और मतलब सरकार की जो इनकम का सोर्स होता था वो टैक्स ही होता था, वो भी भूमि कर जो था वो प्रमुख स्रोत होता था। फिर आय के अन्य साधन भी होते थे, जैसे कि सिंचाई पर कर था, शराब पर कर है, नमक पर, अपराधियों पर जुर्माना लग गया, या खानों से टैक्स है, या किसी की जो संपत्ति है उस पर टैक्स है। इस तरह के आय के साधन भी थे उस टाइम पर। और व्यय की मदे में हम लोग खर्चा देखेंगे, जैसे कि भाई राज दरबार का खर्चा है, मंत्रियों की पेंशन है, सैनिकों की पेंशन है, किलों का निर्माण करना है, शस्त्र खरीदने हैं, रोगियों का इलाज कराना है, अनाथ की सहायता करनी है, या धार्मिक अनुदान देना है। ये सारी चीज़ें जो थी खर्चे, मतलब सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा करती थी। इसके बाद हम लोग न्याय प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि जो न्याय होता था उसका जो सबसे सर्वोच्च पावर होती थी राजा के ऊपर, राजा के पास। राजा मेन स्रोत होता था। राजा के नीचे जो है वो अन्य न्यायालय होते थे। राजा जो है हफ्ते में एक दिन फिक्स होता था न्याय देने के लिए। कई बार जो है पूरा पूरा दिन राजा न्याय के लिए लगा देता था। न्याय करने में उसकी मदद के लिए मंत्री परिषद होते थे, पर राजा जो है वो बाध्य नहीं होता था। उनकी राजा की मर्जी होती थी, कोई भी फैसला राजा दे सकता था जो उसको अपने हिसाब से ठीक लगे। फिर देखिए कानून और दंड, उस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा कठोर दंड दिए जाते थे। इसके कारण जो है बहुत ही कम क्राइम होते थे। उस टाइम पर देखिए मृत्यु दंड दिया जाता था। इसके अलावा शरीर के अंग काट लिए जाते थे। जो ब्राह्मण होते थे उस टाइम पर उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, बाकी को सभी को दे दिया जाता था क्राइम के हिसाब से। ब्राह्मणों पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना लगा दिया जाता था। इसके बाद देखिए गुप्तचर विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट थे सभी में गुप्तचर छोड़ देते थे राजा अपने। और देखिए पुरुष और महिला दोनों को इसमें भर्ती किया जाता था और ये सारी सूचनाएं राजा को देते थे। फिर इसके बाद हम लोग सार्वजनिक कार्य पढ़ेंगे। उस टाइम पर देखिए सड़कें बनाई जाती थी, नहरें और सुदर्शन झील, इनके ऊपर भी खर्चा किया जाता था। ये तो हो गया हमारा नागरिक प्रशासन। इसी के साइड में यहाँ पर देखिए मैंने सैनिक प्रशासन के बारे में भी बताया हुआ है आपको। तो देखिए सैनिक प्रशासन, सैनिक जो थे उस टाइम पर क्या होता था, विशाल और शक्तिशाली सेना होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास देखिए 6,90,000 सैनिक थे।
6,90,000 सैनिक, जिसमें देखिए उसके पास 6 लाख तो पैदल सैनिक थे और 90,000 थे घुड़सवार, हाथी पे सवार करने वाले, रथ वाले, ये इस तरह के सैनिक थे। देखिए जो सैनिक थे उनके प्रबंधन के लिए 6 समितियां थी, मतलब 6 कैटेगरी बनाई गई थी सैनिकों की। पैदल सेना होती थी, अश्वारोही जो घोड़े पर चलती थी, हाथी सेना, रथ सेना, जल सेना, सैनिक यातायात, ये समितियां बनाई गई थी। जो सैनिक यातायात का काम होता था भाई, सैनिकों के लिए यातायात के साधन जैसे बैलगाड़ी हो गई उस टाइम पर, या पशुओं के लिए चारा वगैरह हो गया जैसे घोड़े थे उस टाइम पर, या हाथी थे, उनके खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराना। तो जो भी यातायात से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराना। इसके बाद हम लोग सैनिकों का वेतन देखेंगे। सैनिकों का वेतन देखे, उस टाइम पर तनख्वाह दी जाती थी सैनिकों को भी। सेनापति के 48,000 पर्ण दिए जाते थे। उस टाइम पर देखिए जो वेतन दिया जाता था वो नगद दिया जाता था, और उस टाइम पर पर्ण चलते थे। इसमें इसकी जो करेंसी थी इनकी वो पर्ण थी। फिर देखिए युद्ध की सामग्री। युद्ध में ये लोग तलवार, भाले, तीर, कमान, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। इसके अलावा कवच हो गए, धनुष हो गए, त्रिशूल, चक्र, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए पुरस्कार। राजा उस टाइम पर पुरस्कार भी देता था। अब जैसे मान लीजिए मौर्य साम्राज्य के सैनिक हैं, वे दूसरे जिनके साथ युद्ध हो रहा है, यदि उनके सेनापति को का वध करेंगे तो उनको 50,000 पर्ण मिलेंगे, और किसी सैनिक का सिर काट कर लाएंगे तो 20 पर्ण मिलेंगे। मतलब इस तरह अलग अलग जो है अमाउंट फिक्स थी। फिर देखिए किलों का निर्माण। तो बहुत सारे किलों का निर्माण कराया जाता था उस टाइम पर, ठीक है, उनकी देख रेख कराई जाती थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि मेन हम लोग नागरिक प्रशासन और सैनिक प्रशासन, इन 2 कैटेगरी में इस पूरे इसका जो शासन प्रबंधन है उसको बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखिए हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पॉलिटी कराऊंगा, उसके बाद जियोग्राफी हो गए, जो भी हमारे बीए में सब्जेक्ट होते हैं सारे, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको सारी चीज़ें करा दूँ। चलिए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने न केवल पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करी, बल्कि उसने क्या किया, एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधन भी स्थापित किया। उसका जो प्रशासन था वो केंद्र, प्रांत, जिले, गांव इनमें बटा हुआ था। अशोक, उसके पश्चात देखिए अशोक आएगा यहाँ पर। अशोक ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन किया था उसमें अशोक ने सुधार किए थे। उसका जो प्रशासन था वो प्रजा हित पर आधारित था। डॉक्टर वी एस स्मिथ ने क्या लिखा है, मौर्य साम्राज्य जो था वो अकबर के अधीन जो मुगल साम्राज्य था उससे भी कहीं अच्छी तरह से संगठित था। मौर्य शासन प्रबंधन में नागरिक और सैनिक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार थी। सबसे पहले हम लोग नागरिक प्रशासन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले केंद्रीय शासन पढ़ेंगे। मौर्य शासन में केंद्रीय शासन को चलाने के लिए देखिए राजा अनेक मंत्रियों या मंत्री परिषद तथा अन्य जो उच्च अधिकारी है उनकी नियुक्ति करते थे। केंद्रीय शासन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। केंद्र में देखिए सबसे पहले होता था राजा। मौर्य साम्राज्य में नागरिक प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी वो राजा खुद होता था। उसकी शक्तियां और अधिकार असीमित थे। खुद वो कानून बनाता था, खुद ही उसको लागू करता था। उसके द्वारा जो भी कानून बनाए दिए जाते थे उसको कोई भी भंग नहीं कर सकता था। यदि कोई ऐसा करता तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। वह राज्य के अधिकारी हो गए जैसे मंत्री, पुरोहित, गुप्तचर, राजदूत या अन्य कर्मचारी, इनकी नियुक्ति भी करता था। वह जिसको चाहे उसको पद से भी हटा सकता था। राजा के देखिए उस टाइम पर 3 कार्य होते थे, शासन संबंधी, न्याय संबंधी, सेना संबंधी। साम्राज्य के आय व्यय का ब्यौरा उसके सामने रखा जाता था। वह उसी के अनुसार अपनी आर्थिक नीति बनाता था।
कुल मिलाकर साम्राज्य का कोई भी ऐसा विभाग नहीं होता था जो राजा के कंट्रोल में न हो। वह शासन के मामले में मंत्रियों की सलाह जरूर लेता था, परंतु उसकी मर्जी होती थी उसको माने या ना माने। वह अपनी सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था, युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था। इसके अलावा न्याय का जो मुख्य स्रोत है वो सम्राट ही होता था। देखने में राजा की शक्तियाँ निरंकुश थी, परंतु वास्तव में वह निरंकुश नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक जैसे सम्राट दिन रात प्रजा की भलाई में लीन रहते थे। मेगस्थनीज लिखता है कि चंद्रगुप्त जो है वो बड़े ठाठ से पाटलिपुत्र के सुंदर महल में रहता था। उसके जो पिल्लर होते थे उस पर सोने चांदी की बेल लटकी हुई रहती थी। सोने की पालकी में बैठकर लोगों को दर्शन देता था चंद्रगुप्त मौर्य, और विशेष अवसरों पर 24 हाथियों की उसको सलामी दी जाती थी। चंद्रगुप्त निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासक नहीं था, बल्कि वो हमेशा प्रजा की भलाई के कामों में लगा रहता था, या उसका जो ध्यान है वो प्रजा की भलाई में ही था। अब देखिए राजा के बाद आता है मंत्री और मंत्री परिषद आती है। चंद्रगुप्त ने अपने शासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन कर रखा था, जो कि राजा की मदद करती थी। कौटिल्य के अनुसार देखिए जो मंत्री परिषद थी उसमें कम से कम 12 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 20, मतलब 12 से 20 मेंबर उसमें होते थे। प्रत्येक सदस्य को 12,000 पर्ण प्रति वर्ष दिया जाता था, ये उनका वेतन होता था। और परिषद के जो सदस्य हैं इनको अमात्य कहते थे। मंत्री परिषद की बैठकें आवश्यक काम के लिए बुलाई जाती थी, हालांकि राजा मंत्री परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसके अतिरिक्त दैनिक कार्य को चलाने के लिए विशेष मंत्री नियुक्त किए जाते थे। मंत्री परिषद का मुखिया कौटिल्य था। कुछ प्रसिद्ध मंत्री और उनके कार्य जो हैं इस प्रकार से थे। देखिए पहली पोस्ट थी इसमें मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की। तो राजा के बाद केंद्र प्रशासन में दूसरा स्थान प्रधानमंत्री का होता था, जो शासन के प्रत्येक काम में राजा को सलाह देता था। और चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? कौटिल्य था। इसके बाद है पुरोहित। पुरोहित का काम होता था धार्मिक कार्यों को देखना। फिर है सेनापति, यह साम्राज्य की सेना का मुखिया होता था। कौटिल्य के अनुसार सेनापति युद्ध विद्या तथा अस्त्र शस्त्र में निपुण होना चाहिए। यह युद्ध तथा संधि के मामलों पर राजा को परामर्श देता था। फिर है समाहर्ता, विदेश मंत्री होता था ये। इसका मुख्य कार्य आय व्यय का हिसाब रखना और टैक्स को इकट्ठा करना। फिर है सन्निदाता, ये कोष मंत्री होता था। इसका काम शाही गोदामों, जेलों, शस्त्रालय की देखभाल करना। इसके बाद है दोवारिक, राजमहल के कार्यों का मंत्री होता था दोवारिक। फिर है कारमांतिक, ये कारखानों और खानों का मंत्री। अनंतपाल, अनंतपाल जो है प्रदेश के जो किले होते थे उनकी रक्षा करना, इसका काम होता था। दुर्गपाल, दुर्गपाल देश के भीतर दुर्गों की रक्षा करना। प्रदेश के भीतर अनंगपाल, देश के भीतर दुर्गपाल। दंडपाल पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इसके बाद है अन्य अधिकारी। मंत्रियों के अलावा मौर्य साम्राज्य में बहुत से निम्न कोटि के राज्य अधिकारी भी होते थे, जो अमात्य, महापात्र, अध्यक्ष आदि कहलाते थे। स्ट्राबो ने इन्हें मैजिस्ट्रेट का नाम दिया है। अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अध्यक्षों तथा उनके काम का विवरण है। अशोक के समय में भी राजूक, प्रादेशिक और युक्त आदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो देखिए हमने राजा के बारे में पढ़ा, फिर मंत्री तथा मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा। ये हो गया केंद्र शासन, केंद्र में जो शासन चलता था। इसके बाद आएगा प्रांतीय शासन है। ये चंद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने सारे साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा हुआ था। मगध को छोड़ करके जिसका शासन प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के अधीन था, शेष
अन्य जो थे वो 3 प्रांत और थे। सबसे पहले है पूर्वी प्रांत। इसमें मध्य भारत का प्रदेश शामिल था, जिसको मगध प्रांत कहा जाता था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका शासन प्रत्यक्ष रूप से राजा खुद देखता था। तो देखिए ये मैप हो गया, ये हो गया मगध, देखिए यहाँ पर। तो ये इसका जो शासन है इसके आसपास का, यहाँ पर राजा खुद देखता था। इसके बाद देखिए, इसके बाद है उत्तर पश्चिमी प्रांत। इस प्रांत में अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। देखिए तो देखिए ये जो एरिया है ये वाला इधर का, यहाँ पर हो गया ये बलोचिस्तान, अफगानिस्तान साइड का, ये पंजाब साइड का एरिया ये था। तो ये उत्तर पश्चिमी एरिया था। इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। इसके बाद देखिए पश्चिमी प्रांत। इसमें मालवा, गुजरात, काठियावाड़ के प्रदेश थे। इनकी राजधानी थी उज्जैन। तो इसके नीचे यहाँ का जो एरिया था ये वाला गुजरात के आसपास का, ये था पश्चिमी प्रांत। फिर है दक्षिणी प्रांत। इसमें विंध्याचल से मैसूर तक के प्रदेश शामिल थे। सुवर्णगिरी की कैपिटल थी। तो नीचे का जो एरिया है यहाँ पर ये हो गया, ये साउथ में। इस तरह से इसने इसको बांटा हुआ था। अशोक के शासनकाल में इन प्रांतों के अतिरिक्त एक अन्य कलिंग नामक प्रांत बनाया गया, जिसकी कैपिटल थी तोशाली। प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर होता था, जिसको कुमार कहा जाता था। ये देखिए कलिंग, आपको पता होगा कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, और आज के टाइम पर उड़ीसा में पड़ता है। हाथियों के लिए फेमस था, और अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था। इसके बाद इसका मन प्रभावित हो गया था। फिर इसने बौद्ध धर्म धारण करके युद्ध वगैरह छोड़ दिए थे। इसके बाद देखिए प्रांत के बाद है जिला प्रबंधन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन प्रबंधन में अधिक कुशलता लाने के लिए प्रांतों को जिलों में बांटा हुआ था, जिसमें आजकल की तरह अधिकारी और कर्मचारी होते थे। तो जिले में देखिए एक होता था नगर अध्यक्ष। प्रत्येक प्रांत का जो हेड बनाया हुआ था वो होता था कुमार या गवर्नर। फिर नगर का होता था देखिए नगर अध्यक्ष या प्रादेशिक। प्रत्येक प्रांत में कई प्रदेश या जिले हुआ करते थे। जिले के मुखिया को नगर अध्यक्ष या प्रादेशिक कहा जाता था। ऐसा लगता है कि आजकल के डीसी की तरह प्रादेशिक भी बहुत से कार्य करते थे। जिले में शांति स्थापित रखना, भूमि कर, अन्य कर इकट्ठे करना, शिक्षा का प्रबंध करना, कृषि सिंचाई का प्रबंध करना, इनकी देखभाल करना, जंगलों तथा खानों का प्रबंध करना आदि अनेक काम उनके होते थे, और उनकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद देखिए परिषद की 6 समितियां। नगर अध्यक्ष के अलावा पाटलिपुत्र, तक्षशिला तथा उज्जैन आदि बड़े बड़े नगरों में आजकल की तरह, जैसे आजकल म्युनिसिपल कमेटियां होती हैं, उसी तरह की परिषदें उस टाइम पर हुआ करती थी। मैगस्थनीज के अनुसार प्रत्येक परिषद में, देखिए उस टाइम पर परिषद होती थी, उसमें 30 मेंबर होते थे, और इन 30 मेंबरों को क्या किया जाता था, 5-5 की 6 समितियों में इनको बांटा जाता था। इन 30 सदस्यों को आगे 5-5 की 6 समितियों में बांटा गया था, और ये 6 समितियां देखिए अलग अलग भागों का या प्रबंध करती थी। इनका वर्णन जो है इस प्रकार से है। पहली हो गई जैसे शिल्पकला समिति। यह समिति कला कौशल की देखभाल करती थी। शिल्पकारों के वेतन नियत करना, उनके हितों की रक्षा करना इस समिति के काम थे। यदि कोई व्यक्ति किसी शिल्पकार को उसके हाथों या आंखों से वंचित करके उसको काम करने में असमर्थ बना देता, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। आगे है विदेश विभाग समिति। इस समिति का कार्य है विदेश से आने वाले यात्रियों के ठहरने, खाने पीने और उनके उचित चिकित्सा का प्रबंध करना था। अगर कोई विदेशी मौर्य साम्राज्य में मर जाता तो उसके शरीर को जलाना या दफनाना भी इसी समिति का दायित्व था।
उसके घर सूचना भेजना और उसके सामान को उसके घर पहुंचाना इसी समिति का काम होता था। इसके बाद है जनगणना समिति। इस समिति का काम नगर में जन्म मरण का ब्यौरा रखना था। प्राचीन काल में ऐसे ब्यौरे का होना अवश्य ही आश्चर्यजनक बात थी। फिर है व्यापार समिति। समिति का काम व्यापार की देखभाल करना होता था। दुकानदारों के तौल के बट्टे, मापने के पैमाने की जांच पड़ताल ये करती थी। यह व्यापारियों की शिकायतों को भी सुनती थी। फिर है उद्योग समिति। इसका कार्य कारखानों तथा घरों में तैयार की गई वस्तुओं का निरीक्षण करना था। पुरानी तथा नई वस्तुओं को अलग अलग रखा जाता था, उनका जो है मिश्रण नहीं किया जाता था। ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाता था। फिर है कर समिति। यह वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाती, उसको इकट्ठा करती थी। यह कर वस्तुओं के मूल्य के 10% के हिसाब से लिया जाता था। कर न देने पर वाले को कठोर दंड दिया जाता था। इन समितियों के अलावा कौटिल्य ने लिखा है कि नगर अध्यक्ष के अधीन स्थानिक तथा गोप नामक कर्मचारी काम करते थे। प्रत्येक स्थानिक नगर के चौथाई भाग की और गोप 5 से 10 गांवों की देखभाल करता था। नगर की देखभाल स्थानिक करता था और गोप करता था गांव की। 5 से 10 गांव इसके अंडर में आते थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद है ग्राम प्रबंधन। चंद्रगुप्त के शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका मुखिया ग्रामीणी तथा ग्रामिक होता था। इसकी सहायता के लिए पंचायत होती थी। ग्रामिक तथा पंचायत मिलकर गांव में शासन तथा न्याय संबंधी काम करते थे। उन्हें देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या केंद्र सरकार से कोई वेतन नहीं मिलता था और न ही इनके काम में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती थी। हर एक गांव में राजा का एक कर्मचारी होता था, जिसको ग्राम भोजक कहा जाता था। परंतु गांव के शासन की देखभाल करने के लिए गोप नामक कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। हर एक गोप के अंडर में 5 से 10 गांव आते थे। गोप के ऊपर स्थानिक होता था। यदि हमने यहाँ पर देखिए ऊपर अभी यहाँ पर भी पढ़ा था हमने, उसके अधीन 8 से 800 गांव होते थे। देखिए स्थानिक के अधीन। डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में ग्राम समुदाय एक गणतंत्र की तरह कार्य करता था। इस प्रकार उस समय का भारतीय प्रशासन वस्तुतः प्रजातंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित था। इसके बाद हम लोग वित्त का प्रबंध देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सिद्धांतों को मानते हुए सभी कार्य वित्त पर निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था की ओर देखिए विशेष ध्यान दिया। मतलब इसने ये ऐसा माना कि भाई जितने भी काम होते हैं वो वित्त पर निर्भर करते हैं। अर्थव्यवस्था की तरफ इसने विशेष ध्यान दिया। उसने अर्थ विभाग का एक मंत्री नियुक्त किया, जिसको समाहर्ता कहते थे। उसके अधीन कई अध्यक्ष थे जो अपने अपने विभाग का जो कर है वो इकट्ठा करते थे। सबसे पहले अब हम लोग भूमि कर देखते हैं। इसमें देखिए भूमि कर साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि कर 2 प्रकार का होता था। पहला जो राज्य के अधिकार में, दूसरा किसानों के अधिकार में। प्रथम प्रकार से जो आय होती थी उसको सीता कहते थे। दूसरा किसानों से प्राप्त कर उसको भाग कहते थे। भाग या भूमि कर ये 1/6 या 1/4 होता था। अकाल महामारी के समय किसानों के जो टैक्स है वो माफ़ कर दिए जाते थे और सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता उनको दी जाती थी। इसके बाद है आय के अन्य साधन। भूमि कर के अलावा राज्य की आय के कुछ और साधन भी थे, जैसे फल फूल और तरकारियों पर कर, वनों से प्राप्त आय, सिंचाई कर, चुंगी कर, शराब निकालने पर कर, नमक बनाने पर कर, व्यवसाय पर कर, अपराधियों से प्राप्त जुर्माना, राजकीय व्यापार, टकसाल और खानों से प्राप्त आय, अधिक आय पर कर, सम्राट को भेंट किए गए उपहार तथा स्वामीहीन संपत्ति आदि पर लगाए गए कर राज्य की आय में आते थे। इसके बाद देखिए व्यय की मदें, मतलब खर्चा कहाँ कहाँ पर होता था। व्यय भी निम्न कार्यों पर होता था।
राजा के ठाट बाट, उसके दरबार और परिवार का खर्च, मंत्रियों तथा कर्मचारियों का वेतन, सैनिकों के वेतन, शस्त्रों दुर्गों का निर्माण, विद्वान, अनाथ, रोगियों और अपाहिजों को राज्य की ओर से सहायता इत्यादि पर खर्च किया जाता था। धार्मिक संस्थानों को अनुदान, मृतक सैनिकों तथा कर्मचारियों के परिवारों को दी गई राशि, बेकार तथा निर्धन लोगों की सहायता, भवनों, सड़कों, अस्पतालों का निर्माण आदि पर काफी पैसा या काफी धन खर्च किया जाता था। इसके बाद देखिए न्याय प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य के समय न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अनेक छोटे न्यायालय कार्य करते थे, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। सम्राट न्याय का स्रोत। सम्राट चंद्रगुप्त न्याय का प्रमुख स्रोत था। वह स्वयं राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था। वह सब बड़े बड़े मुकदमों का निर्णय करता था। इसके अलावा वह निचले न्यायालयों की अपील भी सुनता था। उसका फैसला अंतिम होता था। सप्ताह में एक दिन न्याय के लिए फिक्स होता था। कई बार न्याय देने में पूरा पूरा दिन लग जाता था। सम्राट को किसी भी अपराधी को कठोर दंड देने और उसको जो है माफ करने का अधिकार होता था। इसके बाद है अन्य न्यायालय। राजा के न्यायालय के अलावा साम्राज्य के विभिन्न भागों में न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि 2 गांवों के न्यायालय को जनपद संधि कहा जाता था। 8 गांवों के न्यायालयों को द्रोणमुख, 800 गांवों के न्यायालयों को स्थानिक न्यायालय कहा जाता था। अब जैसे आज के टाइम पर जैसे भाई सेशन जज होता है, इसके बाद अलग अलग जैसे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उस तरह से ही इसी तरह से मतलब उस टाइम पर भी अलग अलग होते थे। न्यायाधीशों को रज्जुक तथा महामात्र भी कहा जाता था। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय को धर्मस्थ तथा फौजदारी मामलों से संबंधित न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। इसके बाद देखिए कानून तथा दंड। मुकदमों का निर्णय प्राचीन लिखित कानूनों के द्वारा किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का दंड विधान काफी कठोर था। छोटे अपराधों के लिए तो जुर्माना लगाया जाता था। झूठी गवाही देने, कर न देने, शिल्पकारों को अंगहीन करने, चोरी डकैती करने आदि अपराधों में मृत्यु दंड दिया जाता था या शरीर का कोई अंग काट दिया जाता था। ब्राह्मण अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, परंतु उन्हें भारी जुर्माना लगाया जाता था। अपराधियों को कठोर दंड देने के कारण अपराध जो है बहुत कम होते थे। साम्राज्य में सुरक्षा और शांति स्थापित थी। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में, जिसकी जनसंख्या 4 लाख थी, कभी भी एक दिन में 8 पौंड से अधिक की चोरी नहीं हुई। इसके बाद देखिए गुप्तचर विभाग। चंद्रगुप्त ने गुप्तचर विभाग के महत्व को समझते हुए अपने साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था। हर विभाग में गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। ऐसा मालूम होता है कि मौर्य सम्राट ने स्त्री और पुरुष दोनों को ही गुप्तचरों के पदों पर नियुक्त कर रखा था। ये साम्राज्य में होने वाली हर घटना का रिटर्न में विवरण देते थे राजा को कि यहाँ पर ये चल रहा है। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के गुप्तचर ईमानदार तथा योग्य थे। कुशल गुप्तचर प्रणाली के कारण ही इतने बड़े विशाल साम्राज्य में सफलतापूर्वक शासन चलाया जा सका। इसके बाद देखिए सार्वजनिक कार्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यों की ओर भी इसने विशेष ध्यान दिया। पहला जैसे सड़कें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों की उचित व्यवस्था की। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। इसके अलावा दूरी को जानने के लिए मील पत्थर लगवाए। आधा कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए। उसकी सबसे लंबी जो सड़क है वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला की थी, जिसकी लंबाई 10,000 स्टेडिया थी। सड़कों के निर्माण से यातायात सरल हो गया और व्यापार तथा वाणिज्य में वृद्धि हुई। इसके बाद है नहरें तथा सुदर्शन झील। सड़कों के अलावा चंद्रगुप्त ने सिंचाई के लिए अनेक नहरें खुदवाई।
उसने एक सिंचाई विभाग की स्थापना करी। सिंचाई की सुविधा के बदले किसानों को सिंचाई कर देना पड़ता था। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त की सहायता से सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए अनेक औषधालय खुलवाए। उसमें औषधि तथा योग्य वैद्य और चिकित्सक रखे गए। इसके बाद हम लोग सैनिक प्रबंध के बारे में पढ़ते हैं। नागरिक प्रबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल शासन प्रबंधन होने के साथ साथ एक विजेता भी था। इसलिए उसने अपने साम्राज्य में एक कुशल सैनिक प्रबंधन की व्यवस्था की। उसके समय में सैनिक प्रबंधन इस प्रकार से है। पहला देखिए, विशाल तथा शक्तिशाली सेना। चंद्रगुप्त मौर्य का सैनिक प्रबंधन भी सिविल शासन की तरह कुशल था। उसने एक विशाल और शक्तिशाली संगठित सेना का गठन किया। सम्राट अपनी सेना का स्वयं प्रधान सेनापति होता था। युद्ध का संचालन भी वो खुद करता था। उसकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। इस प्रकार सैनिकों की कुल संख्या थी 6,90,000। सारी सेना प्रत्यक्ष रूप से राजा के अंडर में होती थी। सैनिकों को राज्य की ओर से वेतन मिलता था। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने चंद्रगुप्त के सैनिक संगठन की प्रशंसा करते हुए लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल स्थायी सेना की व्यवस्था की थी जिसे सीधे राजकोष से वेतन मिलता था, जो अकबर की सेना से भी सुयोग्य थी। देखिए, सैनिकों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। सैनिक प्रबंधन की 6 समितियां थी। मेगस्थनीज के अनुसार सेना का प्रबंध करने के लिए परिषद का निर्माण किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी और इनको फिर 6 समितियों में, मतलब 5-5 की उसमें, मतलब 6 समितियों में इनको बांटा गया। ये समितियां सेना के विभिन्न भागों का प्रबंध करती थी। देखिए, 6 तरीके की समिति होती थी उस टाइम पर। पहली समिति देखिए, पैदल सेना की। यह समिति सेना के सबसे मुख्य भाग पैदल सैनिकों का प्रबंध करती थी। मतलब ये जो 30 समितियां हैं, 30 सदस्य होते थे इसमें प्रबंधन में, 30 बंदों की एक परिषद होती थी। फिर उसके अंदर 6 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, और इनका अलग अलग काम, जैसे पहली समिति पैदल सेना देखती थी, भाई उसको प्रबंध करना। दूसरी अश्वारोही, यह घुड़सवार सेना का प्रबंध करती थी। घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करना, उनके चारे, अस्तबल का प्रबंध करना, ये इसके काम थे। तीसरी समिति होती थी हाथी सेना की। यह समिति युद्ध के लिए हाथियों का प्रबंध करती थी। उन्हें विशेष जंगलों में रखा जाता था। उन्हें सैनिकों के साथ खड़ा होने, छलांग लगाने, दूसरे हाथियों से लड़ने, किलों तथा नगरों को नष्ट करने की जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, या ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। फिर देखिए, चौथी समिति रथ सेना की। यह समिति युद्ध के लिए रथों का प्रबंध करती थी। प्रत्येक रथ पर 3-3 सैनिक होते थे। पांचवी समिति जल सेना। यह समिति नौसेना का प्रबंध करती थी। इसका काम जहाजों, नौकाओं का निर्माण करवाना, सैनिकों को समुद्री डाकुओं से लड़ने की शिक्षा देने का था। छठी समिति सैनिक यातायात। यह समिति सेना के साधनों का प्रबंध करती थी। यह बैलगाड़ियों से सैनिकों को रसद सामग्री, हथियार, पशुओं के लिए चारा युद्ध के स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध करती थी। कौटिल्य लिखता है कि आज की तरह उस काल में सेना के साथ वैद्यों को औषधियों सहित भेजा जाता था। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में, उस समय में आधुनिक रेड क्रॉस सोसाइटी का सा होना निश्चय ही अत्यंत सराहनीय बात थी। आगे देखिए, सैनिकों का वेतन। सेना का मुख्य सेनापति राजा होता था। सेनापति को देखिए 48,000 पन सालाना दिए जाते थे। सैनिकों के अधीन प्रशासता को 24,000 पन,
नायक को 12,000, मुखिया को 8,000 पर्ण दिए जाते थे। अध्यक्षों को 4,000 पर्ण वार्षिक मिलते थे। आगे है युद्ध सामग्री। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिकों के शस्त्रों के बारे में लिखा है। देखिए, प्रत्येक सैनिक को एक धनुष दिया जाता था जिसकी लंबाई सैनिक के बराबर होती थी। उसके पास धनुष के अलावा मुख्य हथियार तलवार, ढाल, भाला, तीर कमान तथा लोहे का टोप होता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कई अन्य शस्त्रों तथा यंत्रों का वर्णन किया है, जिसमें चक्र, त्रिशूल, मुगदर, गदा, 3 प्रकार की तलवारें, कवच आदि महत्वपूर्ण थे। उसने लिखा है कि उस समय अचल मशीनें का भी प्रयोग होता था। अब आगे देखें पुरस्कार। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिकों का उत्साह, धैर्य बढ़ाने के लिए पुरस्कार पद्धति भी शुरू की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि शत्रुओं के राजा का वध करने पर देखिए 1,00,000 पर्ण, सेनापति का वध करने पर 50,000 पर्ण, उसके हाथियों तथा रथों की टुकड़ी का जो अध्यक्ष है उसका वध करने पर 1,000 पर्ण, पैदल सेना के अध्यक्ष का वध करने पर 1,000 पर्ण, किसी सैनिक का सिर काट लाने पर 20 पर्ण पुरस्कार के रूप में उस टाइम पर दिए जाते थे। आगे देखें किलों का निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में किलों के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया था। थॉमस के अनुसार दुर्ग निर्माण की कला विकसित थी। उस समय के किले बहुत मजबूत थे और उनका निर्माण नियमानुसार खाइयों, ऊंची ऊंची दीवारों तथा फाटकों सहित किया जाता था। फाटक देखिए, जो मेन डोर होता है उसको बंद करना और क्लोज करने के लिए उस टाइम पर फाटक बनाई जाती थी। निष्कर्ष, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नागरिक और सैनिक शासन प्रबंध अति उत्तम था। इसके समय में प्रजा सुखी थी और साम्राज्य में कहीं भी कोई विद्रोह नहीं होता था। चाहे मौर्य वंश का महान शासक अशोक था, परंतु निसंदेह उसकी महानता का श्रेय काफी सीमा तक उसके दादा चंद्रगुप्त को ही प्राप्त है। अतः चंद्रगुप्त को अशोक का अग्रसर कहना उचित होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह का था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।